And after centriole, we will discuss the most important and very easy organelle, that is mitochondria. बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा ऑर्गेनेली आया है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और इंतहाई आसान स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली मौजूद है, जिसे कि हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे देखा जाए कि शहरों में पावर हाउस होते हैं, पावर ग्रिड स्टेशन होते हैं जो एनर्जी देते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, पावर हाउस। इसी तरीके से सेल को अपने हर तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी रिक्वायर है, वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये तकरीबन हर तरह के यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, और मगर इसकी तादाद वेरी करती है। जिन सेल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए उनके अंदर ये ज़्यादा होगा, जिन सेल को एनर्जी कम चाहिए उनमें कम होता है। जैसे कि हमारे लिवर को मेटाबॉलिज्म हाउस कहते हैं, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, तो लिवर के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारे जो मसल सेल्स हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा मूवमेंट करनी होती है, बार बार वहाँ पे मूवमेंट की वजह से उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर वक्त वर्किंग में रहते हैं। और तीसरे हमारे मसलन किडनी है, किडनी के अंदर भी हमा वक्त फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। बाकी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद एज कम्पेयर टू दीज सेल्स डिफर करती है, कम होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, कि एक इसकी बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन देखें स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, बल्कि इसमें बल पड़े हुए हैं। इट इज दीज आर इन्वेजिनेशन, दीज आर फोल्डिंग, और इन फोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रस्टिका। इन फोल्डिंग को नाम दिया जाता है क्रस्टिका। और इन फोल्डिंग के ऊपर आप देखें कि ये आपको ब्राउन कलर के छोटे छोटे से नोब लाइक, जैसे एक कील होता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहते हैं। और तीसरी चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि इसके ये इंटरनल जो क्रिस्टी है उसके अंदर डीएनए मौजूद है, इसके अंदर राइबोसोम मौजूद है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम है, यानी ये अपनी प्रोटीन खुद बनाता है, अपनी डिवीजन खुद करता है, ये न्यूक्लियस का मुहताज नहीं है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर इसका मेन फंक्शन तो हम जानते हैं अभी कि ये सेल का पावर हाउस है, इसमें एटीपी बनेंगे, जो प्रोसेस एटीपी करने वाले होते हैं, जिसे आप कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, जिसमें कि क्रब्स साइकिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है। ये सारे के सारे प्रोसेस मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होंगे। तो हम इनको, ये तो इसका ओवरऑल एक कंसेप्ट है, हम इसको अब हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। So it is present in both animal and plant cell. It is the powerhouse of the cell. Mitochondria are very important organelle of the eukaryotic cells because they are involved in the manufacturing and supplying of the ATP. ATP बनाते हैं सेल को, और सेल को पावर हाउस कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका दो तरह से स्टडी किया गया। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसको देखा गया तो इसका कोई खास स्ट्रक्चर नज़र नहीं आया। ये वेजिकल्स, रॉड्स शेप में नज़र आए इस तरीके से। तो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी वेसिकल्स, रॉड और फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स की फॉर्म में, ये जैसे कह लें कि एक रस्सियाँ होती हैं, फिलामेंट होते हैं, या वेसिकल छोटे छोटे जैसे राइबोसोम वगैरह हैं, उस सूरत में ये नजर आए। मगर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक कम्प्लेक्स, और इसी तरह की शेप आप पेपर में भी बनाते हैं, एक इसकी कम्प्लेक्स सिमेट्री नजर आई। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। तो एक कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी नजर आती है, आल दो देयर नंबर, शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वाइडली डिफरेंट है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन। इसकी डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द फोल्डिंग, दे दैट फोल्डिंग आर नाउन एज क्रस्टी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्रस्टी, और एक आपने गाल्जी अपरेटस में पढ़ा था सिस्टर्नी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को भी आपने क्या नाम दिया था? सिस्टर्नी। तो ये इनमें डिफरेंस भी बाज़ दफ़ा आ जाता है। फिर इसके बाद ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि ये अंदर सारे का सारा ये जो है कह लें इंटरनल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये मटेरियल है, उसको नाम देते हैं मैट्रिक्स।
इसके मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे इंजाइम्स हैं, जहाँ पे इसके मैट्रिक्स में मुख्तलिफ तरह के साल्ट्स आयंस वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पे इसके अपना राइबोसोम और डीएनए भी है। इस वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, या इसको एक और ऑर्गेनेली कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेली, ऐसी ऑर्गेनेली जो कि सिम्बायोसिस के जरिए बनी थी, ये हम एवोल्यूशन में इसको नाम देते हैं। The presence of ribosome and DNA indicates that some proteins are synthesized in them, कि इसमें अपनी प्रोटीन्स बनती हैं, इस वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। अभी तक के ऑर्गेनेली में ये पहला ऑर्गेनेली है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसके बाद F1 पार्टिकल, आपने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर की तरफ ये ब्राउन कलर के नोब लाइक कील की तरह के पार्टिकल हैं जिन्हें आप F1 पार्टिकल कहते हैं। द इनर सरफेस ऑफ द क्रस्टी इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज अ स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज F1 पार्टिकल्स। ये सिर्फ और सिर्फ पेक्यूलर बिहेवियर है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर है माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होंगी, एंजाइम्स होंगे, आयंस होंगे, मुख्तलिफ तरह के साल्ट्स हैं, प्रोटीन है, राइबोसोम है। It contains a large number of enzymes, coenzyme, organic and inorganic salts which help in the vital process। ये प्रोसेस जो इसके अंदर होंगे, क्रब साइकिल या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे आप बीटा ऑक्सीडेशन का नाम भी देते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी इसी में होगा। अच्छा, एक यहाँ पे एमसीक्यूज आता है, आपने एक वर्ड पढ़ा था मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, वो कहाँ पे होता है? स्पेसिफिक लफ्ज है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लिपिड और फैटी एसिड, हालांकि बात तो तकरीबन मिलती जुलती है मगर दो अलग जगहों पे लिखा हुआ है। तो ये एमसीक्यूज आता है कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंट्री टेस्ट लेवल पे ये क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है, तो ये ज़रा आपने इस लिहाज से भी इसको देखना है। इसके बाद है फंक्शन। फंक्शन की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि फंक्शन इसका क्या है, एटीपी बनाना। एटीपी कैसे बनते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे आप कहते हैं, और आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर एडिनिन है, फास्फेट है, 5 कार्बन शुगर है और 3 फास्फेट लगे हुए हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी। और ये सेल की डिमांड पर बनती है। अगर सेल, वही बात के सेल ने ज्यादा काम करना है तो ज्यादा एटीपी बनेंगे। द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ये भी बात अभी हमने की कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के हाउ मच सेल विल वर्क। if the cell will work more, it will produce more ATP. If cell will work less, it will produce less ATP. As we have given example of muscle cells and liver cells, both of these organelle of these organ produce lot amount of energy because they require energy for metabolism or movement. And both the cells of liver and like our muscles have high amount of mitochondria as compared to other cells, because physiological activity that need energy are taking place in both these organelles as compared to other organelles। तो जहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी वहाँ पर ये प्रोसेस एटीपी ज़्यादा बनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये 11th चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो भी हम चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड जो हमें एनर्जी देने वाली 2-3 चीज़ें हैं, वहाँ से जो भी कन्वर्जन होती है वो कार्बोहाइड्रेट में होती है और कार्बोहाइड्रेट में फिर एटीपी प्रोड्यूस होती है। वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। The spent energy which is in the form of ATP is regenerated by the mitochondria in the ATP। ATP पहले ADP होता है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फास्फेट लगता है और एनर्जी ऐड होती है, तो ATP, वही ATP जब ब्रेक डाउन होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है और फिर ADP और फास्फेट बनते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका फिर सादा सा यही हम जवाब लिखते हैं कि एज द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बनाने वाले क्रब साइकिल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वगैरह यहाँ पे होते हैं जो एनर्जी देते हैं। इस वजह से इसको आप कहते हैं कि दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इस हवाले से कोई कंफ्यूजन होती है तो आप इसको डिस्कस करेंगे।